नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वन लाइनर का, और वन लाइनर से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यानी आज की क्लास में हम लोग आदिकाल से संबंधित वन लाइनर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने आदिकाल के वन लाइनर क्वेश्चन हल किए थे, लेकिन एक क्लास जो आज लास्ट होगी, इसीलिए हमने आदिकाल 2 लिख दिया है। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं इसके अंतर्गत। और ये जो क्वेश्चन होंगे वह वन लाइनर होगा, यानी हम लोग एक ही क्लास में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास के साथ। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि साहित्य यानी साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है, यानी साहित्य इतिहास के वह लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दिया है, इनका नाम है साथियों डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दिया है। अब यही बात नहीं है, ये बात आप समझिए, पूरी बातों को समझिए। यहां पर मैं आपको हल कराता हूं। देखिए, हम जब आदिकाल की बात करते हैं, जब हम लोग आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे आदिकाल की ही बात करते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को रामकुमार वर्मा इन्होंने आदिकाल का क्या नाम दिया है? तो रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल कहा। क्या कहा है? तो आप कहेंगे कि इन्होंने संधिकाल और चारण काल के नाम से जाना है। दो नाम, संधिकाल और चारण काल के नाम से इन्होंने जाना है। इसके बाद डॉक्टर ग्रियर्सन, क्षमा चाहता हूं, आप लिख लीजिएगा इसको, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर नहीं, हालांकि डॉक्टर यानी इनके आगे लगता है, लेकिन फिर भी लिखिए जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। जॉन अब्राहम ग्रियर्सन इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। चारण काल कहा है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आदिकाल को चारण काल जो है वो रामकुमार वर्मा ने भी कहा है, और चारण काल जॉन अब्राहम ग्रियर्सन साहब ने भी कहा है। लेकिन रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल के नाम से भी जाना है। ये बात भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना है। वीरगाथा काल के नाम से जाना है। किस नाम से? तो आप कहेंगे कि वीरगाथा काल के नाम से जाना है। इसी प्रकार से आदिकाल को सिद्ध सामंत युग, किसने कहा है? तो आप कहेंगे राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने इसको सिद्ध सामंत युग कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसने दिया है? आरंभिक काल या प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो आप कहेंगे कि आप आरंभिक काल या प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। बहुत सारे यहां से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, एकदम आराम से पढ़ते रहिए। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? अपभ्रंश काल की संज्ञा आदिकाल को किसने कहा है? तो आप लिखेंगे कि अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। किसने? तो आप कहेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। साथियों, आदिकाल को आधार काल की संज्ञा किसने दिया है? किसने कहा है? तो आप कहेंगे मोहन अवस्थी ने। और सुमन राजे। ठीक है, तो इन लोगों ने आदिकाल को आधार काल का नाम दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, एक अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप देख सकते हैं, ये कर हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं।
तो हिंदी साहित्य के आदिकाल से जो संबंधित एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं, इनका नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है? तो आप कहेंगे इनका नाम है साथियों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हैं, इनके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। हम जब बात करते हैं अमीर खुसरो साहब की, चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं। हम जब बात करते हैं साथियों अमीर खुसरो जी की, अमीर खुसरो एक नाम आता है जिसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, जब हम बात करते हैं अमीर खुसरो जी की, तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि अमीर खुसरो का जो मूल नाम है, इनका मूल नाम है अब्दुल हसन अब्दुल हसन या अबुल हसन अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। यमीनुद्दीन खुसरो, ये इनका मूल नाम है। और इनको जो खुसरो की उपाधि दी गई है, जो इनको खुसरो की उपाधि दी गई है, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। खुसरो की उपाधि, इनको खुसरो की उपाधि किसने दिया है? तो आप कहेंगे ख्वाजा इजुद्दीन। ख्वाजा इजुद्दीन ने दिया है। इजुद्दीन ने दिया है। और इनको 12 वर्ष की अवस्था में उपाधि मिली थी। कितनी अवस्था में? तो आप कहेंगे 12 वर्ष की अवस्था में, अवस्था में मिला था। ठीक है, इनको खुसरो की उपाधि दी गई थी। इनको जो अमीर की उपाधि दी गई है, अमीर की उपाधि, अमीर की उपाधि ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई है। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ये उपाधि दी गई है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के ये चाचा रहे हैं। इसके बाद एक उपाधि और जान लीजिए, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। तूतिए हिंद। और तूतिए हिंद की जो उपाधि है, जो तूतिए हिंद की उपाधि है, यह ईरान के लोगों के द्वारा दी गई है। ईरान के लोगों के द्वारा दी गई है। लोगों के द्वारा दी गई है। ठीक है, इनकी अगर हम रचनाओं की बात कर लें, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? तो इसमें देखिए पहली जो रचना है इनकी, इसका नाम है खालिक बारी। खालिक बारी। इसके बाद आप देख सकते हैं पहेलियां। पहेलियां। अगली रचना है मुकरियां। पहेलियां है, मुकरियां है, गजल है, दो सुखने हैं, दो सुखने, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। हम लोगों ने चर्चा अमीर खुसरो के बारे में भी कर लिया है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यह कह रहे हैं दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो दान वाक्यावली के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रचनाकार विद्यापति जी हैं। कौन है? तो आप कहेंगे विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी की कुल मिलाकर के 16 रचनाएं। कितनी है? तो आप कहेंगे 16 रचनाएं हैं। इसको हम लोग 3 भागों में अगर बांट दें तो 13 + 2 और +1, जो 13 रचनाएं हैं, ये 13 रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। किस भाषा में है? तो आप कहेंगे कि यह संस्कृत भाषा में है 13 रचनाएं। 2 रचनाएं जो हैं इनकी यह अवहट्ट भाषा में है। अवहट्ट भाषा में इनकी रचित की गई हैं। एकमात्र रचना की मैथिली भाषा में। किस भाषा में है? तो आप कहेंगे कि ये मैथिली भाषा में है। ठीक है, संस्कृत भाषा में ही लिखी गई रचना है जिसका नाम है दान वाक्यावली। इसको लिख लेंगे, इसे में लिखा गया है दान वाक्यावली। दान वाक्यावली।
ठीक है। अभट्ट भाषा में लिखी गई रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्ति पताका, ध्यान रखेंगे साथियों कि जो कीर्तिलता रचना है इनकी पहली रचना ये मानी जाती है और मैथिली भाषा में इनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है पदावली। पदावली ये ऐसी रचना है इनकी पदावली जिसमें कृष्ण को पहली बार इसमें काव्य का रूप दिया गया है। तो विद्यापति साहब की रचना आप जान गए। विद्यापति का जो जन्म है ये दरभंगा बिहार में हुआ है। कहाँ पर? तो आप कहेंगे दरभंगा यानी बिहार में हुआ। ये मिथिला के रहने वाले हैं भैया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मिथिला के रहने वाले हैं। आगे देख सकते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो मतलब ये कह सकते हैं कि कृष्ण को काव्य के रूप में चूंकि विद्यापति साहब ने पदावली में प्रस्तुत किया है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। लिख लेंगे, आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, बहुत सस्ते हो गए हैं, हो गए हैं। ठीक है, इसी पर कटाक्ष करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा आदि जो कवि हैं वो सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? तो आप कहेंगे कि सिद्ध साहित्य से ये लोग संबंध रखते हैं। हम इनकी चर्चा कर देते हैं थोड़ी सी। अब यहाँ पर हम सरहपा लुईपा की अगर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जब हम लोग सिद्ध साहित्य की बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं सिद्ध साहित्य की, तो आप देख सकते हैं कि सिद्ध साहित्य में, सिद्ध साहित्य में हम बात करते हैं, इससे संबंधित जो कवि रहे हैं इसमें सबसे पहले नाम आता है आपका सरहपा का। किसका आता है? तो आप कहेंगे सरहपा का नाम आता है, सरहपा का नाम आता है। सरहपा के जो शिष्य हैं उनका नाम है सबरपा। सबरपा, सबरपा के जो शिष्य हैं इनका नाम है लुईपा। और सिद्धों में लुईपा सबसे प्रसिद्ध रहे हैं। हालांकि सिद्धों में सबसे पहले कवि सरहपा को ही माना जाता है। इसके बाद आगे आते हैं आपका डोम्बिपा, डोम्बिपा। इसके बाद आते हैं कणहपा, इसके बाद आते हैं कुक्कुरिपा, कुक्कुरिपा। और ध्यान रखेंगे कि जितने भी सिद्ध हैं ये अपने नाम के आगे पा लगाते हैं। पा एक सम्मान सूचक शब्द होता है। क्या होता है? एक सम्मान सूचक होता है, इसलिए अपने नाम के आगे जो है वो पा शब्द का प्रयोग करते हैं, पा लगाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वह काव्य धारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, यह है रासो काव्य धारा। कौन सी है? रासो काव्य धारा। मेरे साथियों, जो रासो काव्य धारा ये भक्ति काल के अंतर्गत नहीं, बल्कि ये जो काव्य धारा है इसको लिख लेंगे कि ये जो काव्य धारा है यह आदि काल के अंतर्गत आती है। किस काल के अंतर्गत आती है? तो आप कहेंगे साथियों कि ये जो काव्य धारा है ये आदिकाल के अंतर्गत आती है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहीं पर कि आदिकाल के अंतर्गत कहीं जगह होगा, यहां पर मैं बता देता हूं आपको। यहां पर देख लीजिएगा इसको साथियों। आदिकाल के अंतर्गत, आदिकाल के अंतर्गत आप देख सकते हैं तो कौन कौन से काव्य आते हैं? पहला आता है रासो काव्य, रासो काव्य। दूसरा आता है रास काव्य या रास साहित्य। तो आप कहेंगे रास या जैन साहित्य, जैन साहित्य आता है। तीसरे अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सिद्ध साहित्य आता है, सिद्ध साहित्य आता है। और इसके बाद चौथा आता है नाथ साहित्य, नाथ साहित्य। तो ये जो चारों साहित्य हैं ये आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना कि ये चारों में से अगर कोई भी आपका भक्ति काल के अंतर्गत दिया है तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देख लिया। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अब इसके बाद वन लाइनर में हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब ये है कि पढ़ने में इतना मजा आ रहा होगा आपको कि आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट चाहिए। और एक बात और, जितना भी सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट आप लोग करने का प्रयास करिए।
मैं आपके लिए जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ। आपको हमेशा सोचता हूँ कि आप कम से कम इतना पढ़ लें कि एग्जाम क्रैक कर सकें। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि विशलदेव रासो, इसके संपादनकर्ता कौन है? तो विशलदेव रासो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लेना साथियों। जब हम बात करते हैं विशलदेव रासो की, तो विशलदेव रासो के संपादनकर्ता जो हैं यह माता प्रसाद गुप्त। पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा ने किया है। इसका जो संपादन किया है वो माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा ने किया है। लेकिन अगर हम विशलदेव रासो की बात करते हैं तो विशलदेव रासो को लिखा किसने है? तो आप कहेंगे कि भैया विशलदेव रासो को लिखने वाले लोग हैं नरपति नाल। लिख लेंगे कि अगर हम बात करते हैं विशलदेव रासो की, विशलदेव अगर रासो की बात करें तो विशलदेव रासो इसको लिखा, इसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे कि जो लेखक हैं इनका नाम है नरपति नाल। कौन सा नाम है? तो आप कहेंगे नरपति नाल की रचना है, नरपति नाल की रचना है। बेसिकली विशलदेव रासो जो है एक श्रृंगार काव्य माना जाता है। ये क्या है? तो आप कहेंगे कि एक श्रृंगार काव्य है, यानी इसमें ऐसे कह सकते हैं कि श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। मुख्यतः कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार की बात इसमें, यानी संयोग और वियोग श्रृंगार की बात की गई है। इसमें जो नायक है, जो नायक है इसका, वह नायक है विशलदेव। क्या नाम है इसका? तो आप कहेंगे कि विशलदेव इसका नायक है। और इसकी जो नायिका है, इसकी नायिका का नाम, मतलब ये जो नायिका है ना, ये विशलदेव की पत्नी है, इसका नाम है राजमती। ध्यान रखना कि यहीं पर जब हम बात करते हैं पद्मावत की, तो पद्मावत में जो नायिका है, मुख्य नायिका है, उसका नाम है आपका जो पद्मावती है। लेकिन रत्नसेन की जो पत्नी है उसका नाम है नागमती। अब हम बात करते हैं इसकी। विशलदेव रासो क्या करता है ना, रूट करके उड़ीसा चला जाता है। ये कहाँ जाता है रूट करके? तो आप कहेंगे कि ये रूट करके उड़ीसा चला जाता है। और उड़ीसा में यह 12 वर्ष तक रहता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक? तो 12 वर्ष तक ये उड़ीसा में रहता है। अब सोचिए कि पत्नी से रूट करके अगर उड़ीसा चला जाएगा और 12 वर्ष रहेगा तो पत्नी फिर कैसी रहेगी? फ़ोन का ज़माना तो था नहीं उस समय कि फ़ोन कर ले गए, ठीक है ना। अब ये क्या करती है पत्नी, किसी तरह से पता लगाती है 12 वर्षों के प्रत्येक महीनों में, यह मतलब 12 वर्षों के प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक महीना में यह अलग अलग तरीके से विरह रहती है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि विशलदेव रासो जो है साथियों, यहीं से 12 मासा का प्रारंभ माना जाता है। 12 मासा का जो प्रारंभ है यह विशलदेव रासो से माना जाता है। और विशलदेव रासो में जो 12 मासा का प्रारंभ है यह कार्तिक महीने से होता है। किस महीने से? तो आप कहेंगे कि कार्तिक महीने से, कार्तिक मास से माना जाता है, कार्तिक मास से माना जाता है। तो विशलदेव रासो की बात इसलिए बार बार कर रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनने ही बनने हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि उड़ीसा 12 वर्षों तक चला जाता है। अब ये पूछा गया है कि जो विशलदेव रासो है इसमें कितने खंड हैं, तो कितने भाग हैं इसके? 4 खंडों का भाग, ठीक है, मतलब ये 4 खंड हैं इसमें। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब ये 12 वर्षों तक उड़ीसा चला जाता है तो जो राजमती है, पहले जो खंड है, इस पहले खंड में विशलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में विशलदेव का उड़ीसा रूट करके चला जाना, तीसरे खंड में राजमती का विरह रहना, और चौथे खंड में इसके बाद यह अपने पिता से किसी के माध्यम से संदेश भिजवाती है, जो बाद में विशलदेव वहां पर आता है, 12 वर्षों के बाद आता है। तो जो वापस आना है ये चौथे खंड में इसकी बात की गई है। बस एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 मासा का प्रारंभ विशलदेव रासो से माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक चीज़ों को बहुत तोड़ के बता रहा हूँ, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। तो भैया विद्यापति जी मैथिल कोकिल कहलाए थे, किसके आधार पर? यह पदावली के आधार पर कहे गए थे। और पदावली की जो भाषा है, आप जानते होंगे कि जो पदावली की साथियों भाषा है, ये पदावली की भाषा मैथिली है। मैथिली भाषा में रचित एकमात्र रचना पदावली मानी जाती है विद्यापति साहब की। ये मैथिली भाषा में रचित है, एकमात्र रचना है पदावली मैथिली भाषा में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी। देखिए, जो विद्यापति साहब हैं
बस इनकी उपाधि देख लीजिए, विद्यापति की उपाधियां। विद्यापति की उपाधियां। अब विद्यापति की कौन कौन सी उपाधि है? इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। पहली उपाधि है इनकी मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल, इनको मैथिल कोकिल कहते हैं। दूसरी इनकी उपाधि है अभिनव जयदेव की, अभिनव जयदेव की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। तीसरी जो इनकी उपाधि है वह कवि शेखर, कवि शेखर इनकी एक उपाधि है जिसका नाम है कवि शेखर। चौथी उपाधि है इनकी कवि कंठहार, कवि कंठहार इनकी चौथी उपाधि है। पांचवी इनकी उपाधि है कवि रंजन, कवि रंजन। छठी उपाधि है खेलन कवि, इन्होंने स्वयं को खेलन कवि से संबोधित किया था। तो खेलन कवि जो उपाधि है वो किसकी है? तो आप कहेंगे विद्यापति जी की है। सातवीं उपाधि इनकी दशावधान, दशावधान उपाधि है इनकी। और एक और उपाधि इनकी लिख लेना जिसका नाम है पंचानन। क्या है? पंचानन। ठीक है, तो ये सारी उपाधियां जो हैं वो विद्यापति जी की मानी जाती हैं। किसकी मानी जाती हैं? तो आप कहेंगे ये विद्यापति जी की उपाधियां ये सभी मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए पीछे हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन को। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि अपभ्रंश के कवियों को, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन राहुल सांकृत्यायन जी का है। किसका है? तो आप कहेंगे राहुल सांकृत्यायन जी का माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो कथन है वो भी बीच बीच में हम कराते रहेंगे आपको। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अभट्ट कहा है। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व तो है ही। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है, यह कथन कीर्तिलता के संबंध में है। कीर्तिलता की वास्तव में भाषा अवहट्ट है। कौन सी है? अवहट्ट है। और स्वयं कवि ने इसकी भाषा को अवहट्ट कहा है। कीर्तिलता रचना किसकी है? तो आप कहेंगे कि विद्यापति साहब की रचना मानी जाती है। किसकी है? तो आप कहेंगे विद्यापति की रचना ये मानी जाती है। और अवहट्ट भाषा में इन्होंने दो रचना किया था, एक कीर्तिलता और दूसरा इन्होंने किया है कीर्तिपता का। क्या किया है? तो आप कहेंगे कीर्तिपता का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग और ये चीज हम जान लिए हैं। इसके बाद हम अगले पेज की बात करते हैं। चलिए, अब यहां पर अगला पेज कुछ आसान से क्वेश्चन है, कुछ मजेदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। साथियों, मेहनत से पढ़ते रहिए, तन्मयता से पढ़िए। हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आप लोग पिछली क्लास में कमेंट बहुत कम आया था आपका। कमेंट हमारे लिए इसलिए मायने रखता है कि ये बात पता चलता है कि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है। तो आज की क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, जितना संभव हो उतना प्रयास करिएगा वीडियो को शेयर करने का। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका कर रहा है यहाँ पर कि निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी को माना जाता है। क्लियर है बात? आगे कह रहा है कि वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का नाम है, इसका नाम है पुतलिपा। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का नाम है। हम यहां से आपको एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। साथियों ध्यान रखेंगे, यहां पर एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। जब हम लोग सिद्ध परंपरा की बात करते हैं, सिद्ध साहित्य की बात करते हैं या सिद्ध कवि की बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि जो सिद्ध परंपरा आई है या सिद्ध साहित्य आया है, इस सिद्ध साहित्य में कुल 84 कवि हैं। यानी आप कहेंगे कि कुल 84 सिद्ध हुए हैं। ऐसे लिख लीजिए कि कुल सिद्धों की संख्या 84 है। लिखिए, कुल सिद्धों की संख्या, कुल सिद्धों की संख्या। तो जो कुल सिद्धों की संख्या मानी गई है वो 84 मानी गई है। लेकिन इसमें 4 योगिनियों के नाम हैं, 4
योगिनियों के नाम हैं। 4 योगिनियों के नाम हैं, जिसमें पहला है कनखलापा। कनखलापा, ठीक। दूसरी योगिनी का नाम है मणिभद्रपा। मणिभद्रपा। तीसरी योगिनी का नाम है लक्ष्मीकरा। लक्ष्मीकरा। और चौथी योगिनी का नाम है, ये लोग महिला हैं, मेखलापा। मेखलापा। तो ये 4 योगिनियों के नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें कनखलापा है, मणिभद्रपा है, लक्ष्मीकरा है और मेखलापा है। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। लेकिन ये 4 योगिनियों के नाम भी हैं। अगर इसके अलावा कोई भी सिद्ध कवि है तो इसका मतलब है कि वह योगी है, न कि योगिनी है। ऐसा ही कुछ इस प्रश्न में पूछा गया है। आपका दिया हुआ है कि वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, नाम है पुतलिपा। क्या नाम है? पुतलिपा है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह वह साहित्यकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है, इनका नाम है अबू सईद। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह साहित्यकार जिसने हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। आगे देख सकते हैं, दिया हुआ है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। ये ग्रंथ है आपका राउरवेल। कौन सी ग्रंथ है? राउरवेल। आइए हम लोग थोड़ा सा राउरवेल के बारे में चर्चा कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, रचना है आपका राउरवेल। राउरवेल एक रचना है, और ये जो रचना है साथियों, यह रोड़ा कवि की रचना मानी जाती है। किसकी है? तो आप कहेंगे कि ये रचना रोड़ा कवि की है। रोड़ा कवि की रचना ये मानी जाती है। अगला पॉइंट इसको देख लेंगे, यह एक शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति है। यह एक शिलांकित कृति है, यानी शिला पर यह अंकित है, पत्थर पर अंकित है। अगला पॉइंट इसमें लिख लेंगे, यह एक चंपू काव्य है, यानी यह गद्य और पद्य दोनों में लिखित चंपू काव्य इसको माना जाता है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नख सिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत, लिख लेंगे नख सिख, एक मिनट, नख सिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत, परंपरा की शुरुआत यहीं से। समझिएगा बात को, इसका क्या अर्थ है। देखिए, नायिकाओं के जो नख सिख यानी सिर से लेकर के पैर तक का वर्णन किया जाता है, उस वर्णन की शुरुआत सबसे पहले राउरवेल से माना जाता है। इसीलिए नख से लेकर के सिख तक का वर्णन अगर कहीं किया गया है सबसे पहले, तो इसकी शुरुआत राउरवेल से ही माना जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें जो नायिका है इसका नाम जो नायिका है, इस नायिका का नाम है राहुल। राहुल। और राहुल के नखसिख का वर्णन किया गया है। नखसिख का वर्णन, नखसिख का वर्णन है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखेंगे कि इसमें नखसिख का वर्णन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कलचुरी राजवंश के, कलचुरी राजवंश के, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है। 7 नायिकाओं के नखसिख का वर्णन है। नखसिख का वर्णन है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कि यह एक प्रेम काव्य है। कैसा काव्य है? तो आप कहेंगे कि यह एक प्रेम काव्य है। क्लियर होगी बातें? आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है? मेरे साथियों, सहजयान के प्रवर्तक सरहपा को माना जाता है, और सरहपा ये प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। प्रथम सिद्ध कवि ये माने जाते हैं। इनकी रचना है दोहा कोश। कौन सी रचना है? तो आप कहेंगे कि इनकी रचना है दोहा कोश। ठीक है। और इनके जो शिष्य हैं उनका नाम है सबरपा। क्या नाम है? तो आप कहेंगे सबरपा इनके शिष्य हैं। सबरपा के शिष्य हैं लुइपा। आगे ऐसे ही बढ़ते गए हैं।
संदेश रासक के रचयिता का क्या नाम है? संदेश रासक के रचयिता का नाम है अब्दुल रहमान। क्या नाम है? अब्दुल रहमान है। विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, इसका नाम है कीर्ति पताका। ये संपादित तो हो गया लेकिन ये प्रकाशित नहीं हुई है, इसका नाम है साथियों कीर्ति पताका। क्या नाम है? कीर्ति पताका। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये तो हो गया है आपका, और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि अब इतना प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे तो आज की क्लास यहीं पर खत्म भी हो जाएगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कर आत्मबोध रचना है। साथियों ध्यान रखेंगे कि आत्मबोध जो रचना है यह गोरखनाथ की मानी जाती है। किसकी? गोरखनाथ। गोरखनाथ के विषय में जान लेंगे कि यह नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पहला पॉइंट, यह नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक और संस्थापक दोनों लिख सकते हैं। प्रवर्तक और संस्थापक दोनों हैं, ठीक है। हठ योग के प्रवर्तक हैं, हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ को मानते हैं। हठ योग का मतलब क्या होता है? यानी बलपूर्वक ईश्वर से मिलन की बात इसमें की जाती है। माधव हम परिणाम निराशा, ये जो काव्य पंक्ति है वो किसकी है? तो माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति विद्यापति की मानी जाती है। किसकी है? तो विद्यापति की। विद्यापति की कुल मिलाकर के रचनाएं कितनी हैं? तो आप कहेंगे 16 रचनाएं हैं। बौद्ध गान ओ दोहा या दोहा, दोनों बातें हैं। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। किसने किया है साथियों? तो आप कहेंगे हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। इसके बाद एक प्रश्न है आपका यहाँ पर दिया हुआ कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? देखिए, जो सिद्ध कवि हैं इनकी प्रयुक्त भाषा संध्या भाषा है। बेसिकली ये जो संध्या भाषा है यह ईश्वर की प्राप्ति की ही एक भाषा है जिसका नाम है संध्या। रहस्यवाद कह सकते हैं, इसमें पाया जाता है। इसके बाद देख सकते हैं रासो काव्य, जैसे पृथ्वीराज रासो वगैरह हो गए, परमाल रासो वगैरह हो गए, विसल देव रासो हो गया। तो विसल देव रासो का वर्ण विषय श्रृंगार रस है। इसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो का जो वर्ण विषय है, यानी हम कह सकते हैं कि मूल थीम है अंगीरस है, यह श्रृंगार और वीर रस दोनों है। समझ गया ना? तो रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है, वो कौन सा रासो काव्य है? तो आप कहेंगे कि विसल देव रासो। बेसिकली जो भी रासो काव्य लिखे गए हैं इन रासो काव्य में वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है। ध्यान रखेंगे कि जो रासो काव्य हैं, जो रासो काव्य हैं इसमें वीर रस की प्रधानता है, यानी वीर रस ये प्रधान माने जाते हैं। लेकिन साथियों जो विसल देव रासो है, जो विसल देव रासो है, विसल देव रासो है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देती है। श्रृंगार रस की प्रधानता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, तो पृथ्वीराज जो रासो है इसमें वीर और श्रृंगार, यानी वीर रस और श्रृंगार रस ये दोनों है। इसी प्रकार से जब हम लोग परमाल रासो की बात करते हैं, परमाल रासो की बात करते हैं, तो परमाल रासो में वीर रस की, केवल वीर रस की बात कर रहा हूं, वीर रस प्रधान है, ये वीर रस प्रधान। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मेरी बात बहुत ध्यान सुन लेना। एक काव्यों को इसके विषय में पूछा जाता है एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं विसल देव रासो की, विसल देव रासो में केवल और केवल श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसकी? श्रृंगार रस की। अगर हम परमाल रासो की बात करते हैं तो वीर रस प्रधान माना जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो वीर रस और श्रृंगार रस, इन दोनों रसों की प्रधानता दिखाई देती है। इस प्रकार से इसका सही आंसर विसल देव रासो है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलखंड का दूसरा नाम क्या है? आलखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। क्या नाम है? परमाल रासो। बेसिकली अगर हम परमाल रासो की यहां पर बात करें, अगर हम परमाल रासो की बात करें तो जो परमाल रासो है इसमें जो शासक है परमाल, परमाल की वीरता का वर्णन किया गया है, वीरता का वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ परमाल की सभा में, यानी परमाल का ही नाम जो हिस्ट्री मिलता है वो मिलता है परमर्दी देव, ठीक है ना? इसको ध्यान रखेंगे। तो इनकी सभा में दो वीर हैं जिनका नाम है आला और उदल, आला और उदल। ये लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और सबसे महान योद्धा जो परमर्दी देव के शासनकाल में थे
ये सबसे महान योद्धा कौन थे? आल्हा और उदल। आल्हा ने लड़ाई करते हुए पृथ्वीराज चौहान के साथ वीरगति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, और आल्हा होता क्या है बेसिकली? यह वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो पश्चिम का क्षेत्र है, जो आपका कह सकते हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्र है, उसमें यह गीत गाया जाता है। क्लियर हो गई बातें? तो साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण वन लाइनर के प्रश्नों को हल किया है। ये वन लाइनर का जो प्रश्न है आपका, जो वन लाइनर हम लोगों ने आज की क्लास में हल किया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद जब भी हम वन लाइनर के क्वेश्चन आपके समक्ष लाएंगे, तो अगला वन लाइनर जो होगा वो हमारा आधारित होगा भक्ति काल। चूंकि आदिकाल विशेष तौर पर हम लोगों ने खत्म कर लिया है, आदिकाल के बाद चर्चा होती है भक्ति काल का। तो अगला जो वन लाइनर हम बनाएंगे वो बनाएंगे भक्ति काल पर। कल इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना नहीं भूलना है। पूरा सहयोग आपका जितना हो सकता है वहाँ करने का प्रयास करिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिए। आपके सहयोग की बिल्कुल आवश्यकता है, तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सहयोग कम से कम करिए आप लोग। मैं आपके लिए इतना अगर करता हूँ तो आपका भी काम है कि कुछ मेरे लिए करिए। यानी कमेंट बॉक्स में पहली बात आप कमेंट लिखेंगे, कमेंट में सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या हम पढ़ा दें या कहाँ से आपको दिक्कत होती है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करता है, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।